Infinity Classes, endless learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस में। इस समय हम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ग्राफ के तहत ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो हम क्या स्टार्ट किए थे, पीस वाइज फंक्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को हम देख लिए थे। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब उसके आगे बढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के देखते हैं, फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ देखते हैं, फिर फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन देखते हैं, फिर इधर खत्म हो जाए फिर ट्रांसीडेंटल फंक्शन पे चलते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल कर्व्स वगैरह देख के हम इस पूरे बेसिस ग्राफ्स को खत्म कर देंगे। फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। इस बेसिस ग्राफ्स पे कितने बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आए हैं उसको देखेंगे। एक बार सारे खत्म कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हैं। जो पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो एक्सपेक्टेड हैं ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जरूरी है पूरे वीडियो में आपको बने रहने का। ठीक है, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो अगर इसके पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो देखे रहेंगे तो ये समझ में आएगा। पहले लेक्चर में बहुत बेसिक से लेके चले हैं, जो 9th और 10th स्टैंडर्ड होता नहीं, कैसे पॉइंट लेके समझाया जाता ग्राफ, उस कदर से हम उसको पहले समझाए। दूसरे ग्राफ में मैंने पॉइंट ही लेके नहीं, डायरेक्टली उसके जो ग्राफ जैसे बनते हैं, बेसिस ग्राफ जैसे बनते हैं, जैसे मैंने बताया 1/x का जैसे बनता है, डायरेक्टली मैंने वैसे उसको स्केच किया। आज भी मैं डायरेक्टली ही सब कुछ बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन यही है कि अब यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिक्स मुझे बताना पड़ रहा है। तो अगर नहीं देखे उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखना, तो आप एक बार कंप्लीट फंक्शन के नाम से प्लेलिस्ट वीडियो है, उसमें जाके आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिग्नम फंक्शन का। कल मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके थे, तो हम इसके तहत पढ़ क्या रहे हैं दोस्त, हम ये सब पढ़ रहे हैं कि जैसे क्या होगा, उसकी डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। जो जरूरी है ग्राफ में, जो जानना जरूरी है, जैसे डोमेन, रेंज हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, असिम्प्टोट्स हो गया, ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि डोमेन, रेंज ये सब फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए ये ग्राफ्स बड़ा सुविधाजनक हो जाते हैं। तो चलिए आज हम सिग्नम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये थोड़ा लैग कर रहा है, 1 मिनट। अभी देखो मैं इसको सही कर देता हूँ। इसका कभी कभी हो जाता है, लैग हो जाता है, बस उसमें बहुत ज़्यादा नखड़ा भी नहीं करता, थोड़ा आगे करके पीछे कर दो काम हो जाता है। तो इसको मैं फिर से लिखता हूँ। चलो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सिग्नम फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट हो जाए भाई। चलो ये देखो, बस इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि ये लैग ना करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। सिग्नम फंक्शन ध्यान देना, ये सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये है कि हमारा काम है इसको थोड़ा रिकॉल करा देना, कि ताकि यहाँ पे भी जब बहुत हार्ड ग्राफ बने तो उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए कि सिग्नम फंक्शन कैसे होता है, फिर कैसे होता है, ये सब कंफ्यूज ना हो। तो सिग्नम फंक्शन को पहले देखो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कहीं कहीं देखे हो ऐसे लिखा हो y = SGN(x), ऐसे करके लिखा हुआ देखे हो ऐसे। इसी को क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होता है भाई, जरा उसको तोड़ते हैं, पहले तोड़ के देख लेते हैं, फिर उसे अकॉर्डिंग ग्राफ खींचते हैं। तो सिग्नम x जो होता है, मॉड x डिवाइड बाई x या x/mod x होता है। किस कंडीशन में, जब x ≠ 0 होता है। x ≠ 0 का मतलब क्या है, जीरो छोड़, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से माइनस हो सकता है। तो इसका मतलब जीरो से जैसे बड़ा होगा तो ये मॉड x पॉजिटिव में खुल जाएगा, जीरो से नेगेटिव होने पे मॉड x नेगेटिव में खुल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीरो होगा, जीरो किस कंडीशन में होगा, जब x = 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब चलो हम x जो ≠ 0 लिखे हैं उसको भी तोड़ देता हूँ मैं, इसलिए इसको लिखा ताकि कोई जानकारी छूटे ना, उसको भी बताने का एक तत्पर था, इसीलिए मैंने उसको लिखा, नहीं तो डायरेक्ट यही लिख लेता। तो जब x > 0 होगा तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, तो वैल्यू कितना आएगा, x/x आएगा, घट जाएगा तो वैल्यू आएगा 1 आएगा। कब आएगा भाई, जब x > 0 आएगा। फिर जैसे x <0 लोगे तो भाई उस कंडीशन में देखो ये नेगेटिव खुल जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। कब आएगा, यहाँ इफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इफ लिख लो। कब, जब x <0 आएगा। अब 0 आएगा तो इस कब आएगा, जब x = अपना 0, इस कंडीशन में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब सिग्नम फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, केवल 3 वैल्यू आएगी। एक आएगा 1 आएगा, एक -1 आएगा, एक 0 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। तो रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा, जरा इसको भी समझते हैं।
तो डोमेन देख रहे हो हम एक्स कोई भी ले रहे हैं, एक्स नेगेटिव भी ले रहे हैं, एक्स पॉजिटिव भी ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू जीरो भी ले रहे हैं, तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा भाई? डोमेन तो इसका डोमेन इसका कितना हो जाएगा? डोमेन बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब रेंज बताओगे क्या? हम आर में से चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले रहे हैं, जैसे नेगेटिव लिया तो हमको वैल्यू मिल रहा है -1, जीरो लिया तो मिल रहा है 0, जैसे पॉजिटिव एक्स ग्रेटर देन 0 लिया तो अपना वैल्यू मिल रहा है 1। इसका मतलब इसकी रेंज की केवल 3 वैल्यू आएगी, एक आएगा -1, एक आएगा 0, एक आएगा 1। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसके ग्राफ को खींचते हैं। हम एक बात हमको समझ में आया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए केवल इसकी 3 वैल्यू आएगी। अगर x ग्रेटर देन 0 रहा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, x लेस देन 0 रहा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, x इज इक्वल टू 0 रहा तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अब हम स्केच करते हैं इसके ग्राफ को, कैसे होगा कैसे नहीं होगा सब कुछ बारीकी से सीखते हैं। ग्राफ को देखते हैं हम। ये क्या होता है भाई? ए वाई एक्सिस होता है। ये क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होता है। आज हम लोगों का बेसिस ग्राफ्स का ये लास्ट लेक्चर है। इसके अगले लेक्चर से हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे गए वो और एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स जो आने की संभावना है वो हम सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जरूरी है आपको लेक्चर में बने रहने की। चलिए हम देखते हैं। ये -1 0 to 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब हम जरा गौर करो, जैसे ही हम हमारी 3 वैल्यू आई थी, कौन कौन सी? एक 0 आया था किस पे? जब x इज इक्वल टू 0 लिए थे तो y की वैल्यू क्या आया था? 0 आया था। तो हम देखो जब 0 वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो जब 0 लिया तो हमको 0 मिला, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ 0 दिखा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 और किसी पॉइंट पे आ रहा है क्या? x ग्रेटर देन 0 के लिए कहीं 0 आ रहा है क्या? x लेस देन 0 के लिए कहीं 0 आ रहा है? नहीं, केवल जब x 0 था अपना उस कंडीशन में y की वैल्यू 0 आया। और यहाँ पे दो वैल्यू और आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर ही देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा ये, और y इज इक्वल टू -1 यहाँ कहीं होगा ये -1 है, ये 1। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? चलिए हम ग्राफ को खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेंगे भाई? कि जब x ग्रेटर देन 0 लिया, x ग्रेटर देन 0 लिया तो हमको ग्राफ क्या मिला? y इज इक्वल टू 1 मिला। तो y इज इक्वल टू 1 ये क्या है? ये ही तो है, कुछ और है? ये तो जब y इज इक्वल टू 1 मिला तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे जाएगा? जरा हमको गौर करके बताओगे कैसे जाएगा? y इज इक्वल टू, देखो ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 तो मिलेगा। उसके पहले जरा हमको ये बता दो, क्या हम x जो ये 1 x इज इक्वल टू 0 पे अगर हमको 0 दे रहा तो क्या ये पॉइंट हमको लेना है क्या? ये पॉइंट हम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे देखो हम सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक इसी तरह -1 को क्या ले सकते हो? नहीं ले सकते, इसलिए इस पॉइंट को भी हम सर्कल बना दे रहे हैं। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ना कि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ना x इज इक्वल टू 0 पे -1 आ रहा है, ऐसा भी नहीं आ रहा। x इज इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा था, हमने देखो यहाँ 0 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ग्राफ को। ग्राफ को हम बनाते हैं भाई। जब हम x ग्रेटर देन 0 से ले रहे हैं तो x ग्रेटर 0 के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? ये y इज इक्वल टू n लाइन, यही तो जाएगा, कुछ और जाएगा? ये कौन सा लाइन है भाई? y इज इक्वल टू 1 लाइन है। कोई दिक्कत? जिसको हम बोले थे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए अपना सिग्नम फंक्शन क्या देता है? 1 देता है। फिर अब x लेस देन 0 के लिए क्या देता है भाई? अपना सिग्नम फंक्शन -1 देता है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। हम -1 को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं हम। आजा भाई, अब -1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो -1 कहाँ से आएगा? ये y इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू -1। तो यही अपना सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा हो दोस्त? कोई दिक्कत है? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 1 लाइन है। बस यही ध्यान रखना, ये जो सर्कल किए हैं ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। आज जहां भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां डार्क सर्कल करेंगे, वो पॉइंट उस डोमेन में इंक्लूडेड है या उस रेंज में इंक्लूडेड है। जहां हम केवल सर्कल केवल बनाएंगे, डार्क सर्कल नहीं बनाएंगे, वो मान लेना वो एक्सक्लूडेड है, उसमें वो इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। आज इसको हम खत्म कर देंगे भाई, जितना भी पोर्शन बचा है सब कुछ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम तो सुना ही होगा, बल्कि देखा भी होगा, बल्कि प्रैक्टिस भी कितने लोग किए होंगे। जो नहीं किए होंगे यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद हम कर्वेचर को स्टार्ट करेंगे और कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है उसको पढ़ना। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लिख लो भाई।
अभी तो फंक्शन तो बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, इसमें क्या दिक्कत आएगी भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हम इसको जानते हैं। सबसे पहली बात ये, इसको हम फ्लोर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम इसका क्या है भाई? फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर, फ्लोर की स्पेलिंग सही है भाई, फ्लोर फंक्शन कहते हैं। फ्लोर फंक्शन भी इसको कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो वैल्यू देता है ये एकदम नियरेस्ट वैल्यू देता है। अगर जैसे अपने लेफ्ट साइड, जैसे एक्स इंटरवल लिया, एक्स 2 और 3 के बीच में लिया, तो ये अपने पीछे वाली वैल्यू है। हमेशा लेफ्ट साइड देखना, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है, चाहे नेगेटिव नंबर, जैसे एक एक्स है -3 टू -2 के बीच में, -3 टू -2 के बीच में है, तो ये एक्स इक्वल टू, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो -3 देगा। मतलब कुल मिला के जैसे क्या है, नंबर लाइन होता नहीं है, मान लो एक लाइन हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। जैसे मान लो ये रहा, ये एक लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे अपना कोई एक्स है, एक इंटरवल है, यहाँ एक्स है, या कोई में मान लो कुछ भी मान लो, यहाँ कोई इंटरवल एक मान लेते हैं, यहाँ एन है, यहाँ n+1, इसके बीच में कहीं अपना एक्स छुपा हुआ है, इसके बीच में एक्स का ही भी लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होगा हमेशा अपने ये लेफ्ट साइड वाली, मतलब हमेशा लेफ्ट साइड देखना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकालेंगे तो क्या वैल्यू देगा? एन देगा। तो ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? एन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर में ही लेफ्ट साइड देखना, राइट साइड में देख। राइट साइड तब देखना जब हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाएंगे, अभी कितना देखना? लेफ्ट साइड में देखना। तो चलो फिर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कुछ वैल्यू बताएं कि अगर चलो बता दो 2.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, किसके बीच में आता है? 2 और 3 के बीच में आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2.3 की वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 अगर हम निकालने के उनको कहते हैं इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? चलो बहुत बता रहे हो, चलो इसको बता दो, निगेटिव -8.2758, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बता दो भाई। हमने क्या बताया? कोई कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है। हमने बताया कि जो भी लिखा गया उसको देखो ध्यान से, बस इतना देखना उसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा। जैसे -8 इधर है, -8 के लेफ्ट में क्या आएगा? -9 आएगा, बात खत्म। तो इसका क्या आएगा? -9, लेफ्ट साइड में ही देखना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर जो यहाँ पे लिखा है इसके हम शब्दों में बांट देते हैं। अगर x अपना n और n+1 के बीच में है तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर, और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लेना, यहाँ n जो होगा n बिलोंग्स टू i, इंटीजर होगा। तो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो क्या होगा? n होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसके हम ग्राफ को स्केच करने के लिए कुछ इंटरवल्स ले लेते हैं, 2-4 इंटरवल्स बना लेते हैं। उस इंटरवल में क्या वैल्यू देगा उसको देख के उस हिसाब से ग्राफ को हम स्केच कर लेंगे। तो चलो हम इसके ग्राफ को देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाना है तो इसके ग्राफ को हम देखते हैं। पहले ये अपना वाई एक्सिस होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। यही तो होता है, कुछ और होता है? ओ, ये थोड़ा हटा दो, ये हट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना क्या होता है भाई? एक्स एक्सिस होता है, ये अपना वाई एक्सिस होता है। तो हम कुछ टेबल्स बनाते हैं, उस टेबल पे थोड़ा गौर करिएगा, वो टेबल इंपॉर्टेंट है। उसी अकॉर्डिंग के हम ग्राफ को खींच लेंगे। तो एक टेबल हम बनाते हैं, ठीक है? इतना ठीक है, इतना पर्याप्त है, इतना पे ही समझ में आ जाएगा। तो हम, ये हो गया, और इधर ये बना देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इंटरवल्स लेंगे तो इसीलिए यहाँ भी कुछ टेबल्स बना देते हैं, कोई आफत वाली बात नहीं है, ठीक है? कुछ इंटरवल्स लेके बनाएंगे ना, उस इंटरवल को देखेंगे कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। बस एक और ले लेते हैं, इतना नंबर्स पर्याप्त है भाई, इतने में समझ जाओगे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा। अब हम यहाँ लेते हैं x, ठीक है? यहाँ हम लेंगे x और यहाँ लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसकी वैल्यू क्या देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इंटरवल्स पकड़ते हैं। पहला इंटरवल्स अगर हम कह लें कि भाई x जो अपना है 0 इंक्लूड कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में हो, तो अगर 0 और 1 के बीच में होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आता है? 0 आता है कि नहीं आता? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। जब हम x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ले लेते हैं, x अपना किस इंटरवल में है? 1 और 2 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। इसी तरह और ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अब चलो हम x की वैल्यू क्या नेगेटिव पोर्शन में ले लेते हैं, कुछ -1 को ले लेते हैं और ये 0 के बीच में, फिर इसका कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा भाई? मैंने बताया था हमेशा लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड से क्या दिख रहा है? -1 दिख रहा है। इसी तरह एक और ले लेते हैं, -2 से 1 के बीच में अगर हम अपना हो तो क्या? -1 के बीच में हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आएगा? -2 आएगा।
बात समझ रहे हो ना, एक वैल्यू और कोई उठा लेते, चलो 2 से बड़ा ले लेते हैं, तो अगला अपना 2 और 3 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम इंटरवल्स बनाते हैं, अब ये 0 रहा होगा, 1 यहाँ कहीं रहा होगा, 2 यहाँ कहीं रहा होगा, 3 यहाँ कहीं रहा होगा, ऐसे तो रहा होगा, कुछ और रहा होगा, यही रहा होगा। इसी तरह इधर कितना रहा होगा, -1 इधर रहा होगा, -2 इधर रहा होगा, ये किधर हो जाएगा, -3 इधर रहा होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह वाई एक्सिस पे इधर 1 कहीं रहा होगा, इधर 2 कहीं रहा होगा, इधर 3 यहाँ कहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा। समान इंटरवल रहता है तो ग्राफ अच्छा बनता है, वैसे भी ये भड़कीला ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनेगा। चलो देखते हैं, ये -1 है, ये क्या है भाई, -2 है, ये क्या है, -3 है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और वाई एक्सिस पे। समझ में आया यहाँ तक। अब पहला इंटरवल उठाते हैं, तो क्या कह रहा है, यक्स जो है 0 और 1 के बीच में, यक्स अपना 0 और 1 के बीच में, और 0 को हम लिए हैं, ध्यान देना, हम 0 को लिए हैं। तो जब पहला 0 और 1 इंटरवल के हम बीच में ले रहे हैं, तो अपना 0 क्या क्या वैल्यू दे रहा है, वाई की कौन सी वैल्यू दे रहा है, वाई इज इक्वल टू 0 लाइन दे रहा है। तो y इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सा होता भाई, y इज इक्वल टू 0 लाइन यही होता है, लेकिन हमारा ध्यान देना y 1 इंक्लूडेड नहीं। तो जो इंक्लूडेड नहीं है उसको हम थोड़ा सर्कल में कर देते हैं, जैसे इसी पहले इसी करते हैं। तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 पे हम देखो ओपन करते हैं, ये क्योंकि 1 तो है नहीं अपने इंटरवल में भी नहीं, अपने डोमेन वाला इंटरवल देखो उसमें है, x की वैल्यू पे क्या 1 लिया गया, नहीं लिया गया। तो y इज इक्वल टू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो 0 दे रहा, तो अपना लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलो इस लाइन को हम बनाते हैं, तो अपना लाइन यहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, अपना लाइन थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया गया, तो 0 को हम ले लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना देता है, 0 देता है। कितना देता है भाई, 0, y इज इक्वल टू 0 देता है। तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ तक देगा, इसके बीच में कहीं भी उठाएंगे हम, इसके बीच में हम कहीं भी नंबर उठाएंगे तो हमको कौन सा नंबर मिलेगा, हमको कौन सी लाइन मिलेगी, यही y इज इक्वल टू 0 लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ जी। कोई दिक्कत यहाँ तो, किसी को कोई दिक्कत हो बता दो। लेकिन जैसे x इज इक्वल टू 1 ले लिए, x इज इक्वल टू 1 लिए और 2 के इंटरवल के बीच में गए, तो 1 लाइन मिलने लगा हमको, y इज इक्वल टू 1 हमको कहाँ मिल गया, ये कूद के यहाँ पहुंच गया। क्या इसमें 2 आएगा, नहीं, 2 लेते ही फिर 2 पे पहुंच जाएगा, 3 लेते ही फिर 3 पे पहुंच जाएगा। ये बात ध्यान रखना दिमाग में। चलो हम थोड़ा सा ही बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर n का मान ऑलवेज n आएगा व्हेन n बिलोंग्स टू i। अगर n इंटीजर है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा। उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो ये तुरंत कूद के कहाँ पहुंच जाएगा भाई, कूद के ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। जैसे 1 और 2 के बीच पहुंचे, ये कूद के कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पे। तो 1 कहाँ भाई, 1 इधर रहा, यहाँ से देखो ड्रा करोगे, यहाँ से ड्रा करोगे, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे ड्रा करो भाई, और कहाँ तक जाएगा ये भी ध्यान देना। क्या इसमें 2 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, तो 2 पे हम क्या करेंगे, ओपन लगाएंगे, ओपन। ये यहाँ डार्क नहीं सर्कल, केवल ओपन सर्कल करेंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अपना ग्राफ कैसे जाने वाला ग्रुप, अपना ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो ये जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं। इसी तरह 2 से 3 जैसे इंटरवल लिया था, 2 और 3 के बीच में देखो, 2 और 3 के बीच में हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जैसे 2 रखे तो 2 को हमको कूद के कहाँ मिल जाएगा, वैल्यू 2 मिलेगा, 3 के बीच में मिलेगा, 3 तक। चलो कोई दूसरा कलर उठाते हैं, एक रेड कलर उठा लेते हैं भाई। जैसे 2 और 3 के बीच में गए, तो जैसे 2 लिए तो 2 पे अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने इसको डार्क कर दिया, क्योंकि हमको 2 मिल रहा था, हमने इसको डार्क कर दिया। अब क्या 3 पे क्या मिलेगा, 3 पे हमको 3 मिलने लगेगा। क्या इस लाइन में 3 आएगा, क्या इस लाइन में 3 नहीं आएगा। तो इसको हम 3 को क्या कर दिए, सर्कल कर दिए। तो हम लाइन अब बनाएंगे, क्या लाइन बनाएंगे भाई, अब लाइन को हम बनाएंगे क्या, y इज इक्वल टू 2 लाइन बनाएंगे। देखो ये मैंने y इज इक्वल टू 2 लाइन बना दिया, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप नेगेटिव पोर्शन के लिए ग्राफ खींचेंगे। ये सारे ग्राफ जो बन रहे हैं ना दोस्त, ये अपने ही ग्राफ है, किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ग्राफ। जो नेगेटिव वाला लिया था, जहां से देखो, जो -x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लिया था, -1 और 0 के बीच में लिया था, देखो -1 आ रहा है। तो -1 आ रहा है मतलब क्या है, -1 आने का मतलब क्या है कि -1 क्या ये 0 वाले पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सर्कल। तो -1 पे ले सकते हैं, तो -1 पे हमने ही कर दिया। ये देखो डार्क सर्कल कर दिया कि नहीं कर दिया, ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लाइन को खींच देते हैं, चलो लाइन इसको खींच देते हैं। तो देखो ये अपना ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये। इसी तरह
इसी तरह और पीछे बढ़ते जाए तो पीछे चढ़ते जाए तो एक नंबर और -2 और 1 के बीच लिया था, -1 आया था, तो -1 पे तो नहीं ले सकते, -1 पे 1 देगा, तो या -1 पे यहाँ 2 वाले पे -2 लोगे तो 2 दे देगा। देखो हम 2 लिए हैं तो 2 यहाँ देगा, कहाँ, यहाँ पे, इसको हम डार्क कर दिए। लेकिन -1 पे ये -1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो -1 पे इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या बना दिए, सर्कल बना दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी के बीच अपना ग्राफ बन जाएगा। बना दो भाई अपना ग्राफ। ये देखो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है। तो जो ये ग्राफ बन के आया, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ है कि नहीं? ऐसे ग्राफ बनता जाएगा और पोर्शन को बनाते जाओगे, इंटरवल लेते जाओगे, ग्राफ अपना बनता जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत आया समझने में, कुछ भी अगर कहीं भी आफत आ रहा हो तो बता दो। लेकिन अब कुछ चीजें हमको चलो बता दो, क्या इसका डोमेन क्या आएगा भाई? डोमेन बता दो, रेंज बता दो क्या आएगा, जो भी हो इसका डोमेन क्या आएगा। देख रहे हो यक्स के हम सारे इंटरवल ले रहे हैं, कोई इंटरवल छूट रहा है क्या? सब कुछ ले रहे हैं भाई। 1 ले रहे हैं तो 1 यहाँ पहुंच जा रहा है, ये ले रहे हैं यहाँ पहुंच जा रहा है, ये ले रहे हैं यहाँ पहुंच जा रहा है, ये ले रहे हैं यहाँ पहुंच जा रहा है। तो यक्स बिलोंग्स टू, तो आर हो जाएगा। आर होगा कि नहीं होगा? या एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे मत लिखो, डोमेन लिख के लिख दो। ठीक हो, ठीक है। चलो तो इसका डोमेन बता दो भाई, डोमेन कितना होगा? डोमेन देख रहे हो एक्स की कोई वैल्यू छूट रही है क्या? कोई वैल्यू नहीं छूट रही, एक्स की छोड़ रही है, आप सभी वैल्यू ले तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो रेंज बता सकते हो क्या? रेंज कितना हो जाएगा भाई? रेंज देखो वाई की वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं, देखो 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। इसमें कहीं देखो पॉइंट वाले वैल्यू आ रहे हैं क्या? पॉइंट वाले कोई वैल्यू नहीं आ रहे, सारे इंटीजर पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं? देखो वो 0 आया, 1 आया, -1 आया, 2 आया, -2 आया। तो रेंज अपना क्या हो जाएगा? इंटीजर लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जेड। रेंज अपना किस में आएगा? इंटीजर्स में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हर एक पॉइंट को समझते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। भाई मैंने बताया कंप्लीट फंक्शन के नाम से वीडियो बनाया, उसमें जाके देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कैसे प्रॉपर्टीज वगैरह वर्क करता है, वहाँ न्यूमेरिकल भी लगवाया, समझ सकते हैं। यहाँ पे हम केवल ग्राफ की बात कर रहे हैं। चले आगे बढ़े। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पे? लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे। हम देखते हैं क्या लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन को देखते हैं भाई। ये क्या है अपना? लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लिस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किए थे भाई? ये इसका नोटेशन कैसे था? कभी कभी देखे होंगे ऐसे फ्रैक्शनल, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऐसे, फिर या तो ऐसे, देखो ऐसे, ये ऊपर तो है नीचे ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे। ये भी लिस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, चलो फिर इसको समझते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं सेलिंग, सेलिंग फंक्शन। इसको कौन सा फंक्शन कहते हैं? सेलिंग फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का नाम है भाई सेलिंग फंक्शन के। अब जैसे अभी पिछला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स को मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया कि उसमें कोई भी वैल्यू चेक करना है तो अपने लेफ्ट साइड में देखना है। तो इसमें कोई वैल्यू देखना है तो अपने किस साइड देखना है? राइट साइड में देखना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, मान लो अगर तुम्हारा कोई, या चलो एन जनरल फॉर्म बता देते हैं, एन और n+1 के बीच में तुम्हें कोई इंटरवल दिया गया है, मान लो x दिया गया, हमारा x इसके बीच में है। तो अभी थोड़ी देर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले थे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आया था, n आया था। अब यही यहाँ लीस्ट इंटीजर निकालोगे तो लीस्ट इंटीजर x कितना आएगा? n+1 आएगा। बस यही बात ध्यान रखना है कि यहाँ लीस्ट इंटीजर x निकालोगे n+1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कुछ वैल्यू पूछते हैं, बताओ भाई। चले हम तुमसे पूछ लें कि अगर बताओ 2.330 की वैल्यू कितना आएगा, बताओ तो भाई इसका वैल्यू कितना आने वाला है। हमने बताया 2.3, जैसे ये रहा 2.3 इधर है, इसके लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में जस्ट इंटीजर कौन सा है भाई? 3 आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 0.23 अगर लिखा गया तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 0 मत बता देना भाई, अपने लेफ्ट में 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ नेगेटिव नंबर से बताओ भाई। मान लो -7.256 लिखा गया तो ये कितना आएगा? बता सकते हो भाई? -7.26 ऐसे होता, इधर होता -8, इधर कहीं होता -7, इधर कहीं है -7.256, इधर ही तो लिखा रहता, इधर और लिखा रहता, इधर ही लिखा रहता। फिर माइनस इसके बाद जस्ट बगल वाला इंटीजर क्या है? 7, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? -7। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसे लिखा है -8.325 लिखा गया तो इसकी कितना आएगी वैल्यू? -8 आएगा। कोई दिक्कत क्या?
इसी तरह -0.6 की बता दो भाई, कितना आएगा इसकी वैल्यू। 0.6 का पूछ रहे, जीरो क्या रहता है भाई, -0.6 है ना कि 0 पॉइंट, देखो जीरो ये रहता है, -0.6 इधर कहीं लिखा गया तो इसके जस्ट बाद इंटीजर क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मोटा मोटा बात क्या हुआ भाई, अगर कहीं भी अगर हमको पूछ ले, अगर अपना एक्स दिया रहे, एक्स अपना इंटरवल n और n+1 के बीच में दिया रहे, तो अगर तुमसे पूछ ले कि ये सेलिंग फंक्शन ऑफ x या लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, n+1 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े, अब इसके ग्राफ को खींचते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, जैसे उसमें बनना है बस उसमें यह है कि ये पॉइंट कुछ छोड़ना होगा, कुछ पकड़ना होगा, यही काम करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे भाई, सबसे पहले हम खींचने वाले हैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये अपना क्या हो गया भाई, एक्स एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। फिर वही पॉइंट्स इंडिकेट करो भाई, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। इधर क्या होता है भाई, -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है। इधर कितना होता है भाई, -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है। इधर कितना होता है, इधर होता है -1, इधर कितना हो जाएगा -2, इधर कितना हो जाएगा -3। इतना पर्याप्त, इससे ज़्यादा नहीं बनाने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो टेबल बनाते। टेबल में याद है कैसे टेबल बनाए थे पिछले ले, उसी तरह टेबल यहाँ बनाने वाले। ठीक है, चलो टेबल पे चर्चा करते हैं। चाय पे चर्चा ना करके हम टेबल पे चर्चा करते हैं भाई। ठीक है, चलो ये रहा। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राफ ही तो बनाना भाई, टेबल ही तो बनाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालेंगे फिर, जैसे वहां पे लिए थे, यहाँ एक्स लेंगे, यहाँ लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू चेक कर। तो सबसे पहले इंटरवल कौन सा लेंगे हम, चलो पहला इंटरवल ले लेते हैं, एक्स का मान 0 और 1 के बीच में, या एक्स का मान -1 to 0 ले लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव कुछ ले लेते हैं, चलो नेगेटिव से ही शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां से शुरू कर दोगे तुमको क्या करना है। चलो मान लेते हैं, मैं सबसे पहले मैं लेता हूँ -2 से एक्स का मान -1 के बीच। एक्स मान इन दोनों इंटरवल के बीच में हमने बताया था, राइट साइड देखना, इसकी वैल्यू कितना आएगा, -1। फिर हम क्या करते हैं, -1 से एक्स की वैल्यू किसके बीच में जा रहे हैं भाई, हम 0 के बीच में जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा भाई, बता सकते हो, 0 आएगा। फिर अब 0 से आगे बढ़ते हैं, एक्स की वैल्यू हम अगर 0 से उठाएं 1 तक जाएं तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू 1 से उठाएं और 2 के बीच में जाएं तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू भाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 2 आएगा। फिर 2 से 3 भी कर लेते हैं, अभी बजा जाना तो कर ही लेते हैं, क्यों खाली छोड़ना। 2 और 3 के बीच में जाए तो कितना आ जाएगा भाई, ये इसकी वैल्यू आएगी 3। बस इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक खाली छूटा रहेगा, उसमें अपना सिग्नेचर कर लेना तुम लोग। अब ध्यान से देखो, अगर हम पहले इंटरवल पे चले, x इज इक्वल टू -2 और -1 के बीच में, x अपना -2 और -1, यही इंटरवल है, कुछ और है, यही है। तो चलो हम देखते हैं, कोई पेन बदल लेते हैं भाई। -2 और -1 के बीच है, -2 और -1 के बीच में है। इस कंडीशन में हमको लीस्ट इंटीजर फंक्शन -1 मिलता है कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता। अब -2 ले लिए तो ये भी जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताए थे, अगर इंटीजर है तो सेम दे देगा। जैसे क्या है, -2 -2 लिए तो -2 पे -2 दे देगा। ठीक, -2 तो लिया नहीं गया, -2 लिया नहीं गया तो -2 अपने इंटरवल में नहीं है, ध्यान देना है, -2 अपने इंटरवल में नहीं है। तो -2 लोगे तो जैसे लोगे तो ये -2 पे पहुंच जाओगे, क्या है -1 पे। -2 और -1 पे जैसे यहाँ वाली पॉइंट लिए, फिर हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, यही 1 वाला पॉइंट के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, ये पॉइंट मिलेगा। तो यानी ये वाला पॉइंट हमको लेना नहीं, ये थोड़ा पीछे हो गया, उसी के बराबर में खींचो, ये देखो ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट हमको लेना नहीं। तो लेना क्या भाई, जैसे -2 पॉइंट जैसे इधर गए, -1 पॉइंट समथिंग आए थी, हमको 1 मिल जाएगा, -1 पॉइंट -1 मिल जाएगा, इधर आए तो -1। हर एक पॉइंट पे जितना जितना पॉइंट लिए जाओगे वहाँ पे ये पॉइंट मिलता जाएगा।
-1 लिए तो तुरंत कूद के पहुंच जाओगे किस पे, -1 पे पहुंच जाओगे, तो यानी -1 को हम यहाँ ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको ग्राफ बनाना है, बना दो भाई। ये अपना ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ जी। अब जैसे देखो -1 से छोटा गए, -1 से बड़ा गया, -1 से बड़ा मतलब निगेटिव माइनस, निगेटिव -0.5 है, तो सबकी वैल्यू क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा, 0 मिल रहा, 0 मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है? अब अब क्या करेंगे? अब कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब क्या है कि अब कुछ भी करने मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी कर दिए, मतलब क्या है, जो भी वैल्यू देखो, जैसे -1 पॉइंट से छोटा मतलब बड़ा वैल्यू लेना चले, माइनस निगेटिव पॉइंट, 0 दे रहा, 0 दे रहा। जीरो लाइन कौन सा होता है? ये होता है जैसे 0 लोगे तो 0 दे देगा, -1 लोगे तो -1 दे देगा। तो ये तो ठीक है, बाकी वैल्यू कहाँ? 0 लिए, 0 दिया, ये लिए, ये लिए, ये लिए, सब 0 0 0 0 देता जाएगा कि नहीं? इस पूरे पॉइंट पे देखो, इस पूरे जो लाइन पे नजर दिखा रहे हैं उसमें नजर गड़ाओ थोड़ा सा, कि हमने जैसे x की वैल्यू -0.5 लिया, तुरंत हमको 0 दे दिएगा। जीरो लाइन तो यही है, ये भी जीरो लाइन ही है, यहाँ रखे तो ये भी जीरो लाइन है, यहाँ रखे तो ये भी जीरो लाइन रखे, यहाँ पे रखे 0 0 0, और जैसे 0 लिए तो हमको 0 दे देगा। तो इसका मतलब 0 अपने अंदर तो है, ठीक है। ये 0 तो ले सकते, क्या -1 पे आओगे तो -1 दे देगा, तो -1 तो नहीं ले सकते, तो -1 पे हम क्या कर देंगे, ये अपना गोला कर देंगे। और अपना लाइन कौन बनने वाला? जो लाइन बनने वाला उसको थोड़ा कलरफुल कर दो भाई, क्या अपना यही बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चले आगे बढ़े। अब देखो अगला इंटरवल क्या है, 0 से 1 के बीच में। 0 पे तो 0 दिया, 0 से जैसे थोड़ा गया, जैसे 0 से 1 गया, तुरंत हमको क्या दे रहा? 1 देने लगा। 0.5 गया, तुरंत 1 देने लगा। 0.3 गया, 0 1 दिया। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे प्लस रहेगा। मैंने क्या करा, ऊपर भी निगेटिव दिखा रखा है, इसको पॉजिटिव कर लेना भाई, ये ऊपर ना निगेटिव होता है। ये कैसे दिमाग काम नहीं किया? हाँ, उम्र नहीं हुआ, लेकिन ये है कि काम नहीं किया, कह सकते हो। कभी कभी हैंग कर जाता है ना उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन की बात है। तो 0 और 1 के बीच में देखो, 0 से थोड़ा सा भी बड़े, यानी 0 लोगे तो 0 मिलेगा, तो 0 ले नहीं सकते, तो यहाँ 0 पे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। चलो कोई दूसरा कलर उठाते हैं, रेड कलर उठा लेते हैं। रेड तुम लोगों का फेवरेट है कि पिंक है भाई? जो भी हो, रेड है तो हम रेड पे इसको क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं। कोई दिक्कत? 0 हमारे अंदर नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे 0.5 किए तो हमको 1 लाइन दिया, 0.6 किए 1 लाइन दिया, 0. कुछ भी करे तो 1 पे पहुंचोगे तो 1 क्या देगा, 1 को हमको लेना पड़ेगा। 1 कहाँ मिलेगा? 1 यहाँ मिलेगा। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डार्क सर्कल करेंगे। ये ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम लाइन बनाएंगे, लाइन को मिला दो। यही अपना लिस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स हो जाएगा। देखो हमने लाइन को मिला दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, समझ में आया क्या? बिल्कुल। अब 1 और 2 के बीच में चलोगे, 1 पे तो 1 देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से जैसे थोड़ा बड़ा हो तो 2 दे देगा, 2 देगा, 2 देगा, 2 देगा, 2 देगा, 2। अब उसके आगे बढ़ लेते हैं हम भाई। चलो तुम लोगों का फेवरेट पिंक ले लेते हैं भाई। 1 पे तो 1 ही रहेगा, 1 से जैसे बड़े 2 वैल्यू देने लगेगा, 2 यानी तो इस पे 1 तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक सर्कल बेहतरीन तरीके से। ये सर्कल है, ना कि डार्क सर्कल है। तो 1 से जैसे यहाँ बड़े तुरंत ये वैल्यू 2 दे देने लगेगा, जैसे यहाँ पहुंचे यहाँ फिर 2 दे देगा, फिर यहाँ पहुंचे 2 दे देगा, 2 पे 2 ही देगा, तो हम 2 पे 2 पहुंच जाते हैं। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम 2 पे 2 पहुंच गए, ये अपना ये हो गया। अब क्या करना है भाई, इसको बना दो, लाइन खींच दो। देखो ये थोड़ा सा भब्बड़ हो गया, इसको थोड़ा सही करते हैं। ये हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ खींचते हैं। जो अगला बचा है उसको भी निपटा देते हैं। 2 और 3 के लिए था ना, जैसे 2 से आगे बढ़े हमको 3 वैल्यू दे रहे, 2 पे 2 ही देगा, तो 2 पे 3 वाला तो नहीं ले सकते। नहीं ले सकते तो मतलब क्या है, इसको सर्कल कर दो भाई। ये 2 वाली वैल्यू यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन 2 के बाद वाली सारी वैल्यू ले सकते हो। 2 से जैसे गए 3 दिया, 3 दिया, ये सब कुछ 3 पे 3 आई आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 पे क्या मिल जाएगा हमको, 3 ही मिल जाएगा। तो ये कोई दिक्कत ही आता है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 पे अपना स्केच क्या हो जाएगा भाई, 3 पे 3 बन जाएगा। तो ये रहा अपना 3 पे हमने 3 बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि अपना ग्राफ कैसे बना? यही है अपना लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। एक बात ध्यान रखना, जो ओपन सर्कल बना जिसके अंदर डार्क नहीं किया गया, वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं, मतलब वो एक्सक्लूडेड पॉइंट है। और जिस पे डार्क किया गया इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है, वो पॉइंट लिया गया। ये ग्राफ समझ में आ गया क्या? चलो फिर अगले ग्राफ पे चलते हैं। अगला ग्राफ क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। अब क्या देखते हैं भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
फंक्शन। इस ग्राफ को देखते हैं, जरूरी है हर एक पॉइंट समझना दोस्त, बाकी क्या है हम ग्राफ बना के निकल सकते थे, कैसे होता है ये बता देते तो काम हो जाता। अब कैसे सब कुछ हो रहा है अब उसको देखो। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है भाई, चलो देखते हैं। इसका नोटेशन कैसे होता है भाई, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे ऐसे। तो कहीं भी तुमको मिल जाए y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे कहीं मिल जाए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक्स। एग्जाम में करली ब्रेकेट के अंदर एक्स लिखा गया, जैसे केवल इतना लिखा गया तो इसको करली ब्रेकेट मानना, लेकिन अगर बाद में ऐसे डाट करके बता दे कि ये क्या है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो उसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करना। यहाँ तक बात समझ में आया। अभी थोड़ी देर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होता क्या भाई, एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के रूप में हम लिख सकते थे। प्रॉपर्टी जाके देखना, जब हम पढ़ा रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन में देखोगे ये सब कुछ बता रखे हैं। तो इसको क्या कह सकते हो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू देता है, तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से तुम ये बताओ कि अगर हम y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू पता करना चाहें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा कि नहीं होगा, बता सकते हो। यहाँ तक ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कुछ वैल्यू हम तुमसे पूछते हैं, कुछ वैल्यू बताओगे, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। जैसे देखो अब तुमसे पूछ ले भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 की वैल्यू बताओ क्या, तो यहाँ 3.2 की वैल्यू यहाँ कितना लिखा है, 3.2 लिखा है, फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 3.2 निकालोगे कितना आ जाएगा, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए 3 होता है, 3 रखोगे कितना हो जाएगा, 3.2 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आएगा निकल के भाई, ये कितना निकल के आएगा, 0.2 निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो यही तो है, कुछ और है, जो पॉइंट के बाद लिखा वही फ्रैक्शन वैल्यू तो वही तो है, कुछ और है दोस्त, वही है ना। जैसे इसी तरह और निकाल सकते हो, 5.7 कह रहे हैं, 5.7 को निकालोगे, कैसे निकालोगे, 5.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 5.7 करोगे कि नहीं करोगे, करोगे करोगे, फिर ये कितना हो जाएगा, 5.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना हो जाएगा, कितना है 0.7 निकल के आया कि नहीं निकल के आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, समझ लो प्यार से, पहले प्यार से समझो। अब निगेटिव वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं, चलो निगेटिव वैल्यू कहते हैं माइनस नेगेटिव 5.7 की वैल्यू निकाल के बताओ। तो जैसे जो फार्मूला जानते हो उसी पे चलो भाई, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, तो x की वैल्यू कितना है, माइनस 5.7, निगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 5.7। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, माफ कीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5.7 कितनी वैल्यू आता है भाई, अपने राइट में देखना, अपने मतलब सॉरी अपने लेफ्ट में देखना, माइनस 5.7 के लेफ्ट में क्या आता है, माइनस 6 आता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5.7 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5.7 प्लस 6 हो जाएगा। अब 6 में से इतना घटाओगे कितना हो जाएगा, 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ कहीं निकालने में कोई दिक्कत आएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसी पॉइंट को हम यूज करने वाले, कैसे यूज करेंगे जरा उसको देखते हैं। अब अगले इसी पॉइंट को यूज करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे, अब कैसे यूज करेंगे अब चलो देखते हैं। चलो हम दिखाते हैं आपको कैसे हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेते हैं, अपना होता है प्यारा सा वाई एक्सिस और ये होता है अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। और यहाँ पे दोस्त एक चीज और ध्यान से देखोगे तो बात समझ में आएगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच ही तो आ रहा है, उसके बाहर जा रहा हो नहीं, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, इनफैक्ट 1 भी नहीं आ रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 क्या रहेगा, आ सकता है, लेकिन 0 और 1 के बीच में ही आएगा। चले स्टार्ट करें। अब 0 किस कंडीशन में आएगा, अब फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू पे देखो, यूज कर देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक कोई एग्जाम था, शायद आईआईटी का ही पेपर था, तो उसमें क्या लिखा था, केवल इतना लिखा था, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन करना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इतना ही नहीं लिखा था, शायद डबल तो सिंगल इंटीग्रेशन था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू पूछा था, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया था, फिर लिस्ट फंक्शन लगाया था, फिर उसके बाद dx ये पूछा था। और इसमें साफ साफ लिखा था जहां ये है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, एंड ये जो लिखा गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इसको बोला था क्या, लिस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये सब बोला था। फिर बाद में उसने बोला कि इसका इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, इसका इंटीग्रेशन करना फॉर x बिलोंग्स टू i के लिए। x क्या है अपना, एक इंटीजर है। आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ के आया, अभी मैंने तुरंत बताया कि अगर x इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। जीरो के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो, लीस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी का क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है। बस समझ रहे हैं ना कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़े हम लोग। चलो फिर इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रहना देता हूँ, नोट्स के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। हम इसको अगले पेज पे बना देते हैं, ये तो मिटेगा नहीं। चलो नेक्स्ट पेज पे हम इसके बनाते हैं ग्राफ को। किसके ग्राफ बनाने चल रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स पे। तो सबसे पहले हम अपना प्यारा सा वाई एक्सिस खींचते हैं, ये रहा अपना, ये एक्स एक्सिस रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम बना देते हैं एक्स एक्सिस, ये बना देते हैं हम वाई एक्सिस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब देखते हैं, अब हम एक चीज हमको कंफर्म हो गया कि अपना ये जो लाइन है ये किसके बीच जाने वाला है, अपना मतलब ग्राफ जो बनने वाला है वो किसके बीच बनना है, 0 और 1 के बीच ही बनना है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू कभी 0 और 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, कि मान लो ये 1 इधर रहा, ये इसी के बीच में बनने वाला है इसका ग्राफ, कि नहीं बनने वाला, बनने वाला है। तो इसको हम साफ साफ बोल देते हैं कि ये भाई ये जो ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 1 लाइन है, 1 लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ग्राफ इसी के अंदर जैसे भी बनेगा हम इसी के अंदर सब कुछ बनाने वाले हैं। चले, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, टेबल जैसे बना रहे थे सेम टेबल वैसे ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वैल्यू लेंगे, कुछ वैल्यू से रख के फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का चेक कर लेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम टेबल बना लेंगे। क्या दिक्कत है ना जी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी को क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए दोस्त, सिंपल सी बात है। ये रहा, ठीक है। और इधर यक्स, एक कॉलम में यक्स बनाएंगे, एक कॉलम में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स बनाएंगे। वैल्यू रख के चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते। ये अपना x होता है, ये क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू ऐसे होता है। अब चलो हम अगर x की वैल्यू कह दें 0 और 1 के बीच में, अभी थोड़ी देर पहले बताया x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी लोगे, 0 और 1 के बीच में दो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देख लो। मैं बता देता हूँ, 2-3 प्रॉपर्टीज को देखना जरूरी है, तो इसको ध्यान से देख लो, यही बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज क्या है भाई, अगर कहीं भी फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा गया, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू x आए, ये तभी पॉसिबल है जब अपना x जो है 0 और 1 के बीच में। पहली चीज, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 आएगा, ये किस कंडीशन में आएगा, जब अपना x क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाए। तीसरा पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू 1 आए, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट f(x) होता है इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। -x लिखा, -x 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, अब जो यहाँ खींचना है अब इसको देखते हैं। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, अभी थोड़ी देर बताया कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में x ही आएगा, इसका मतलब 0.5 लिए तो 0.5 आएगा, 0.6 लिए 0.6 आएगा, 0.7 लिए 0.7 आएगा, 0.9999 लिए तो तब भी 0.9 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी लोगे तो क्या आएगा, y, x ही आएगा। अब नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, अब जनरल फॉर्म ले रहे हैं हम, x की वैल्यू अगर 0-1 के बीच में आ रहा है, यहाँ एग्जैक्ट नंबर थोड़ी आएगा। 0.5 ले लिए 0.5 दे देगा, 0.7 लिए 0.7 दे देगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था, कुछ इंटरवल में आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता था और लिस्ट इंटीजर 1 हो जाता था। यहाँ पे तो एग्जैक्ट वैल्यू आना नहीं है, 5 बदले तो 5 आ गया, 6 रखे तो 6 आ गया। बात यहाँ तक समझ में आया क्या। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जब x की वैल्यू हम 1 और 2 के बीच में ले लें, 1 और 2 के बीच में ले लें, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में करोगे तो कैसे पढ़े थे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x सफेद पढ़े थे, कुछ और पढ़े थे। अभी ये 1 और 2 के बीच में, तो x को एज इट इज रहने देते। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में क्या आता है, इसकी वैल्यू 1 होता है, तो इसके यानी इसकी वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे x माइनस 1 हम रख देते हैं, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह फिर 2 और x की वैल्यू 3 के बीच में ले लेते हैं, तब क्या आएगा भाई, हम जानते हैं कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मैंने फिर यहाँ रखोगे कितना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ रखेगा कुछ भी रखो, x की वैल्यू जो आएगा वो तो रखना पड़ेगा।
लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इसके बीच में कितना आता है, 2 आता है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कुछ नेगेटिव नंबर्स उठाते हैं, मान लो मैं -2 और x -1 के बीच लेता हूं, लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ x की वैल्यू अगर -2 और -1 के बीच में, इस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगा भाई, हमने बताया था सेम टू सेम ऐसे लिखोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आता है, बताओगे क्या आता है। ये मैंने सही रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया है। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आता है भाई, -1 आता है, या ये एक वैल्यू, चलो -1 आता नहीं, -2 ही आता, लेकिन यह है कि हम यहाँ से थोड़ा जीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो मैंने पहले ये ले रखा हूँ कि ये ले लेता हूँ -x और 0 के बीच में है, तब क्या आएगा, x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तब क्या आएगा। चलो ठीक है, x की वैल्यू 0 और फिर वही x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू इसमें क्या आता है, -1 आता है, तो -1 यहाँ रखोगे, +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x +1 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x का मान हम यहाँ क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ हम x का मान ले लेते हैं -2 और ये 1 के बीच, -1 के बीच ले लेते हैं। अब -2 और 1 के बीच में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x करोगे तो इसके कंडीशन में फिर 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा, x +2 आ जाएगा। इतना का पर्याप्त है ग्राफ खींचने के लिए, इतना लाइन पर्याप्त है। तो ये y इक्वल टू x लाइन आया, y इक्वल टू x -1 लाइन आया, y इक्वल टू x -2 लाइन आया, y इक्वल टू x +1, y इक्वल टू x +2, ऐसे लाइन से आए। अब चलो इस पर चर्चा करते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो पहले हम सबसे पहले तो कुछ इंटीजर्स पॉइंट्स जैसे अपने नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो 0 है, यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह इधर आओगे तो -1 होगा, इधर आओगे तो -2 होगा, इधर आओगे तो -3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ग्राफ खींचते हैं। जब पहला इंटरवल 0 और 1 के बीच लिया, 0 और 1 के बीच यही है, 0 और 1 के बीच में हमने देखा कि ये अपना x मिलता है, तो उसके बीच में 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले रहे हैं तो x मिलता है, यानी 0.5 लिए, 0.9999, 1 से पहले तक गए, कुछ भी लेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, सेम वैल्यू जो लिए हो, 0.5 लिए 0.5, 0.9 लिए 0.9। तो इसके मतलब इसमें कोई भी वैल्यू ले रहे हो, कोई भी वैल्यू उठाओगे, कोई भी वैल्यू उठाओगे, जो उठाओगे वही मिल जाएगा, यानी y इक्वल टू x। जैसे 1 पे पहुंचोगे तो 1 पे वैल्यू देखो, 1 इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर पे 0 हो जाता है। जितने पॉइंट्स इंटीजर्स वाले हैं हम सब पहले 0 0 कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटीजर्स पॉइंट पे क्या दे देगा, 0 हमेशा देगा कि नहीं देगा। हम देखो जितने इंटीजर्स पॉइंट है सबको हम डार्क कर देते हैं। ये इंटीजर्स पे वैल्यू क्या देगा, 0 देगा कि नहीं देगा। कोई भी इंटीजर्स उठा लोगे, इंटीजर्स पे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इंटीजर्स पे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इंटीजर्स पे वैल्यू क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं मतलब 0 और 1 के बीच के ग्राफ का। तो 0 और 1 के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो जैसे जैसे बढ़ते गए और इसे बढ़ते गए, y इक्वल टू x लाइन दे रहा, बढ़ते गए आगे, जैसे 1 लिए घटाक दे, नीचे गिर गए। तो कुल मिला कि ये ग्राफ कैसे बनने वाला, चलो मैं इसी लाइन को यूज कर, -1 तक यहाँ गए, ये तो ले नहीं सकते, तो ये ग्राफ हम कैसे खींचेंगे अपना ग्राफ, ये कुछ इस कदर जाने वाला है। कैसे, ये देखो ये गया कि नहीं गया, y इक्वल टू x लाइन गया कि नहीं। y इक्वल टू x लाइन क्या होता है, जो ओरिजिन से होके जाता है 45 डिग्री का कोण बनाता है x एक्सिस के साथ, जिसका y इंटरसेप्ट कितना होता है, 0 होता है। फिर x -1 ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाता है, जिसका y इंटरसेप्ट -1 है, तो y इंटरसेप्ट -1 इधर कहीं होगा। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसको ग्राफ को खींच लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट ग्राफ खींच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो -2 तो ले नहीं सकते, -2 यहाँ लोगे तो जैसे जहाँ लोगे तो नीचे पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंचे जैसे -2 पे, जैसे 2 पे पहुंचे नीचे पहुंच गए। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा जो y इंटरसेप्ट पे -1 का इंटरसेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये समय ग्राफ पे खींच दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। देखो ये ग्राफ ऐसे कुछ जाने वाला है, देखो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, अगला ग्राफ पे पहुंचेंगे तो अगला ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसको देखो 2 पे ये 0 हो जाएगा, 2 से बढ़ोगे फिर ये वैल्यू ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये जैसे 2 के और 3 के बीच में जाएंगे, y इंटरसेप्ट देखो कह रहा -2 होगा, तो -2 इंटरसेप्ट यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये लाइन कुछ ऐसे होके जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ होके जाएगा। तो 3 तो ले नहीं सकते, 3 पे जैसे 3 लोगे, 3 पे वैल्यू इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर पे वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 3 तो ले नहीं सकते, 3 नहीं ले सकते, तो फिर इसका लाइन को खींच देते हैं भाई। ये लाइन कुछ इस तरह जाने वाली है कि नहीं जाने वाली। किसी को कोई डाउट हो बता दो दोस्त, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं, ग्राफ समझ में आ रहा है ना।
मजेदार ग्राफ बन रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -1 और 0 के बीच में लिए थे, -4 1 0 के बीच में लिए थे, तो y इंटरसेप्ट 1 कर रहा था, यानी यहाँ पे इंटरसेप्ट करते हुए जाएगी, 1 इंटरसेप्ट यहाँ पे होता है। अब यही ध्यान देना है कि क्या -1 को ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे -1 लोगे तो वैल्यू तुरंत 0 दे देगा, तो -1 ले नहीं सकते। क्या 0 ले सकते? नहीं, 0 नहीं ले सकते। जैसे 0 लोगे फिर इंटीजर दे देगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो इस पर सर्कल कर देते हैं। ठीक, कहा गया। अब देखो मैं सारे इंटीजर्स को एक साथ ही सर्कल कर दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना। कोई एक पॉइंट उठाते हैं, उसी की एक कलर उठाते हैं, उसी के साथ हम सर्कल कर देते हैं। -1 को क्या ले सकते हैं? -1 को नहीं ले सकते, क्योंकि -1 जैसे करोगे नीचे पहुंच जाएगा, 0 होगा। -2 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, जैसे रखोगे 0 हो जाएगा। -3 को ले सकते हैं? नहीं रखो, 3 पर पहुंचोगे तो 0 दे देगा, तुरंत देगा। अब -1 से और 0 के बीच में y एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट करता है, तो y एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट करता है, तो 1 यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। फिर इधर खींचोगे तो ये कहाँ पे 2 इंटरसेप्ट करता है, यहाँ पे करता कहीं, ये करते तो यहाँ 3 कहीं इंटरसेप्ट करता। देखो ये ऐसे ही तो आ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला लाइन याद है ना दोस्त, ये लाइन तो याद है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी। सी क्या होता है? ये y इंटरसेप्ट होता है कि नहीं होता? तो यहाँ देखो सी क्या लिखा, 2 लिखा गया, सब ये सी y इंटरसेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। तो चलो अब एक ग्राफ मैं इसको बना देता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ ग्राफ बनाते थे, कैसे बनता भाई? ये ग्राफ ऐसे जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाला ग्राफ अगर तुम खींचना चाहते, कहाँ गया ये ग्राफ? अगर तुम खींचना चाहते ये वाला ग्राफ कैसे खींचते? ऐसे जाता, 2 इंटरसेप्ट करता वाई पे। फिर एक कोई ग्राफ खींच लो भाई, एक ग्राफ और कोई बना लो। अगर ये वाला ग्राफ खींचते तो कैसे जाता? ये ऐसे जाता कि नहीं जाता? बताओ जी। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के फंक्शन का ग्राफ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या कोई दिक्कत नहीं है? तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया भाई? आज हमने सिग्नम फंक्शन पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ लिया। लगभग ग्राफ पे हमने खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन में। जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, फिर कुछ ज्योमेट्रिकल कर्व्स होते हैं जैसे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये सब चीज़ें देख लेंगे, सर्कल भी देख लेंगे। मतलब ये ज्योमेट्रिकल कर्व्स होते हैं, इनको बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन पे। ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ट्रांसीडेंटल, ट्रांसीडेंटल फंक्शन, इसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे भाई? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह का देखो बहुत पहले ही सब सारा कुछ देख चुके होंगे, इस सब का ग्राफ से वाकिफ हो गए। हम बहुत ज्यादा कुछ बताने वाले नहीं, जो पॉइंट्स लगेगा बताने वाला हम बता देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? पहले सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है भाई? लाल बट्टे कक्का उक्का पढ़ के आए हो? हम यहाँ लाल बटे कक्का नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो ग्राफ बनता है हम सारा ग्राफ बताने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रहना जरूरी है। जैसे क्या? साइन, कॉस, टेन, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो रेशियोज होते हैं क्या क्या होते हैं भाई? एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, ऐसा ही तो होता है। फिर क्या होता है? टेंजेंट होता है, फिर कोडेंजेंट होता है, सेकेंड होता है, फिर क्या होता है भाई? कोसेकेंट होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हो कि नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े हो, यहाँ तक कोई घबराने वाली बात नहीं होना चाहिए। तो हम इसमें से पारी पारी उठाएंगे। पहले साइन के अध्ययन करेंगे, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। इन सारे चीज को हम देखेंगे। तो पहले कुछ हम इसके कोऑर्डिनेट वगैरह के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे क्या है कि अब जैसे क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉस ये सब होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन होता है। फिर कौन सा होता है? कंफ्यूजन हो रहा होगा। फिर थर्ड में टेन होता है। फिर कौन होता है? ये भी हो रहा होगा कंफ्यूजन। फिर फोर्थ में क्या होता है? सेक होता है। तो कैसे होता है? चलो हम देखते हैं। सेक होता है, सेक होता ही होता है, कॉस भी होता है। चलो मैं इस बारे में बता देता हूँ थोड़ा चीज। जैसे क्या है, कभी हम थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करके आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। तो सबसे पहले तो यही अध्ययन करके आए थे कि जो अपना एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये सारे कुछ जो थे, जो भी था, इसके बारे में हम पहले देखते हैं।
पहले एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। ये पहले हम इसको देखे थे जब कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे कि इधर सारे चीज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स की वैल्यू इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह वाई की वैल्यू इधर पॉजिटिव होता है, इधर वाई की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर इधर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये प्लस प्लस वाले ही कोऑर्डिनेट आते रहेंगे, इधर क्या होता है माइनस माइनस वाले कोऑर्डिनेट, इधर माइनस प्लस, इधर माइनस माइनस वाले आते हैं। कैसे आते हैं देख लो, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। इधर देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है। तो ये सारे कुछ पढ़ के आए हो। अब बताओगे जरा हमको ये बता सकते हो कि साइन इसमें पॉजिटिव होता है, साइन इसमें भी पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा और क्यों पॉजिटिव है, टाइन पॉजिटिव क्यों नहीं होता। चलो ये छोटी सी बात है, मैं इसको बता देता हूँ। बहरहाल उतना तो जानते ही होगे, मेरे को आशा है कि उतना जानते होगे। तो एक मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल लेके ही समझाना पड़ेगा। तो चलो मैं एक सर्कल उठाता हूँ। ये इस सर्कल की लेंथ जो है, लेंथ मतलब क्या है कि लेंथ मतलब जो सरकमफेरेंस दिख रहा है उसकी परिधि नहीं नापने कह रहा, इसके सर्कल की रेडियस जो है उसकी लेंथ कितना है, 1 है। मान लो यहाँ कहीं सेंटर है, यही सेंटर है। अब इसके हम सेंटर से एक्सिस बनाते हैं, ठीक, ये ऐसा कुछ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये होता है अपना एक्स एक्सिस, ये होता है अपना वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो फिर सबसे पहले हमको कुछ कोऑर्डिनेट बता दो। क्या एक्स एक्सिस वाला जो वहां जैसे एक्स एक्सिस है, अब यहाँ नंबर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक चीज ये मान लिया है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमने कितना मान लिया, इस सर्कल के रेडियस कितना है, 1 रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रा किया, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लेंथ कितना है, 1 रेडियस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओगे, ये 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 जो लिखा गया है सब कुछ रिप्रेजेंट का सामने दिख रहा है। हमने एक यूनिट का रेडियस खींचा है, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल खींचा है। अब इतना कुछ जानने के बाद चलो कुछ चीजें हमको बता दो भाई। जैसे क्या, एक्स एक्सिस पे जब वहां पे एंगल रिप्रेजेंट करते थे तो ये कौन सा लाइन होता था, ये 0 लाइन होता था। ये π/2, फिर ये क्या होता था भाई, पाई हो जाता था। फिर ये क्या हो जाता था, 3π/2 हो जाता था। हो जाता था कि नहीं हो जाता था, ऐसे चक्कर लगता था। फिर क्या होता, फिर चक्कर पार होता ही होता था, क्या हो जाता, 0 से क्या है 2π हो जाता था। फिर ऐसे बढ़ते थे, π/2 से क्या आ जाता था भाई, π/2 हो जाता था। फिर क्या आ जाता था, 5π/2। सेम है कि नहीं है। फिर इधर ही बढ़ते आए, पाई है तो इधर 2π है तो इधर 3π हो जाता था कि नहीं हो जाता था। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 3π/2 है तो कितना हो जाता था, 7π/2 हो जाता था। इसी तरह बढ़ते जाओगे कि नहीं बढ़ते जाओगे, जितना चक्कर मारोगे ऐसे बढ़ता जाएगा कि नहीं। अब यहाँ फिर मारोगे तो कितना हो जाएगा, 4π हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते जाओगे कि नहीं बढ़ते जाओगे। ये चक्कर लग रहा है, चक्कर लगे जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मान लेते हैं अपनी तरफ से एक एंगल ये क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। क्या बनाता है दोस्त, थीटा एंगल बनाता है। अब एंगल जानते हो क्या होता है, नहीं जानते तो मैं बता दूं। एक किसी पॉइंट से मान लो एक कोई रे गुजर रहा है, ये रे गुजरा है। ये रे को अगर हम ऐसे पकड़ के उठा दे थोड़ा सा, एक रे क्या होता है, लाइन नहीं है, रे है। लाइन और रे में एक फर्क होता है कि लाइन दोनों तरफ मूव कर सकता है। रे क्या होता है, एक जगह फिक्स होता है, दूसरी तरफ ये मूव करता है। तो ये रे है, मान लो यहाँ से तुम टार्च मार रहे हो, पहले ऐसे मार रहे थे, फिर इसको थोड़ा सा टार्च ऐसे उठा दी। कभी बचपन में खेले हो आसमान में टार्च मार के देखो, यही एंगल जो बनाता है, यही जो विस्थापन होता है, इसी को एंगल को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इनिशियल से टर्मिनल पे जितना गया उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो ठीक है, एंगल ये बनाया थीटा। अच्छा जी, अब इस पे हम आए इससे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। परपेंडिकुलर इसका लेंथ दिया गया है, ए है, इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ये मान लो ओ है, ए है और एम। तो ओ एम की लेंथ क्या होगा बता सकते हो, ओ एम कितना हो जाएगा दोस्त, ओ एम क्या होता है, ओ एम क्या होगा भाई। तो चलो ओ एम बता नहीं पा रहे हो तो सबसे पहले कॉस थीटा बता दो। फिर हम सबसे पहले कॉस ही थीटा तुमसे पूछ लेते हैं। ए इस लाइन में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता। ओ एम अपॉन कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना लिखा गया ए। इसी तरह साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए एम अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, ये अगर ये इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ओ एम बराबर कितना आ जाएगा भाई, ओ एम बराबर ए कॉस थीटा आ जाएगा। ओ एम बराबर ए कॉस थीटा यहाँ तक। और इसके अकॉर्डिंग ए एम बराबर कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा।
तो आज से अपने दिमाग में ये चीज बैठा लेना कि अब ये चीज कहीं भी लिखा रहे, ऐसा कहीं भी ट्रायंगल बना रहे, तो ओ एम मतलब अगर ये दिया गया है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है, तो ओ एम जो होगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, और इसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। ठीक है, इस यही काम हम यहाँ करने वाले। इस जो पॉइंट यहाँ मिला, इस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, और ये जीरो होता है, जीरो होता है जिसे ओरिजिन कहते हैं। अब ये एक रेडियस है, मान लो ए है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा किए, एम आ गया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ओ एम कितना हो जाएगा, ओ एम, अब यहाँ लेंथ 1 है तो ओ एम कितना हो जाएगा भाई, ए की जगह 1 है तो 1 cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब ये पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा cos थीटा कामा साइन थीटा, आएगा तो नहीं आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कहोगे कैसे आया? अरे भाई जब पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर ये 3 होता था, ये 2 होता था, तो 3 कामा 2 नहीं लिख देते थे। अब ये क्या होता है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है कि नहीं होता? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ एक्स कॉर्ड, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ देखो कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, फतेह की बात। अब अगर ये लाइन ऐसे घूमते घूमते, अगर इसी एंगल को ए को ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ पहुंचा दो, अब इस इंटरवल में आ जाए, किस इंटरवल में, जरा मैं डार्क कर रहा हूँ, उस इंटरवल को जरा बताइएगा। अगर इसके बीच में आ जाए तो, इसके बीच में अगर आ जाए तो इस इंटरवल में क्या होता है भाई, एक्स जो होता है नेगेटिव होता है, और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? अब एक्स नेगेटिव है तो इस कंडीशन में कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में देखा करो, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। अब भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता? अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक क्या नेगेटिव हो सकता है क्या दोस्त? इसीलिए यहाँ पे क्या, कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी एंगल को घुमाते 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 थर्ड एंगल में पहुंच जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए भाई, इस क्वाड्रेंट में देखो, इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाए तो इस क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है कि नहीं होता? इस हिसाब से क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, इस तो यहाँ जानते हैं भाई, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव होता है। अब भाई तुम इतना तो परफेक्ट हो ही चुके हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो इसका मतलब tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा, यहाँ tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब इधर जरा गौर करोगे तो इधर ही एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है भाई, निगेटिव होता है कि नहीं होता? किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं भाई, हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो कैसे, ये वाला, इस क्वाड्रेंट में आ गए तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है कि नहीं होता? अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ है तो भाई एक्स पॉजिटिव है तो एक्स अपना क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, अगर ये कॉस थीटा पॉजिटिव भाई, तो कॉस थीटा का उल्टा ज्यादा जानते हैं, सेक थीटा भी तो पॉजिटिव होगा क्या? इसमें कॉस सेक हो गया, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, यानी दूसरे में टैन कॉट हो गया, और इसमें क्या हो गया, साइन कॉसेक हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव, बात समझ में आया कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन मुद्दा था उसको कहीं छोड़ के इतना कुछ सीखने यहाँ पे चले गए। अब हमारा क्या था, साइन एक्स का ग्राफ खींचना। तो चलो अब साइन एक्स पे चलते हैं। ठीक है, अब हम पहला ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो उठाते हैं। पहला क्या, y इज इक्वल टू, ये थोड़ा कलर ठीक नहीं लग रहा मेरे को, व्हाइट कलर उठाने दो भाई। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ को हम खींचते हैं। तो पहला क्या भाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसको साइन एक्स फंक्शन कह सकते, साइन फंक्शन कह सकते हो, जो भी फंक्शन बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ को हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम अपने एक्सिस को लेते हैं, प्यारा सा एक्सिस जो हम लोगों को काफी काम दे रहा है, ये। ठीक है, ये क्या होता है भाई, अपना एक्स एक्सिस होता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे 0 होता है, जहाँ कटता है वहां 0 होता है। अब क्या यहाँ 1 2 रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं,
साइन वगैरह में जो एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर जाते हैं वो पाई पाई के टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे हम पाई के टर्म। तो वाई एक्सिस, अब कुछ चीजें जानना जरूरी है। पहला चीज ये है कि साइन फंक्शन का जो रेंज होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो -1 और 1 के बीच का मतलब क्या है कि अगर ये 1 यहाँ है, वो -1 यहाँ है, तो साइन का जो ग्राफ बनेगा ये -1 और 1 के बीच बनने वाला है। तो पहली चीज तो यही कि हम इसको 1 से सेपरेट कर देते हैं, इसी के बीच में हमको कूदना है, इसके बाहर कूद के नहीं जाना, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ बनेगा, -1 और 1 के बीच में बनेगा। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 0, ये होता है π/2, ओ ये होता है π/2, ये होता है कितना पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है कितना, ये कितना होता है भाई 2π होता है। बात समझ में आया। अब ये पॉइंट, ये जो भी थोड़ा बता के गया डायग्राम वगैरह, ये ध्यान रखना, साइन कहाँ पॉजिटिव हुआ था, कहाँ नेगेटिव हुआ था। और इसमें मैंने बताया था 0 2π, देखो 0π/2 पाई 3π/2, फिर देखो 2π तक आया। ये सारी चीज दिमाग में बने रहना चाहिए कैसे चल रहा है। तो ये देखो यहाँ 2π मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह इधर नेगेटिव पोर्शन में चलेंगे तो कैसे आएगा, इधर आएगा -π/2, इधर आएगा -π आएगा, इधर कितना आएगा -3π/2 आएगा, इधर कितना आ जाएगा -2π आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी एक बात बताओ, साइन एक्स क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है? बिल्कुल, पीरियड वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसका पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना होता है 2π होता है। तो ये क्या है भाई, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। सबसे पहले जानो कि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका पीरियड कितना होता है 2π। तो पीरियड का मतलब 2π का मतलब क्या है कि एक 2π इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू फिर रिपीट करने लगेगी, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर 0 पे कोई वैल्यू है तो 2π के बाद वो वैल्यू फिर रिपीट करने लगेगी। यहां तक बात समझ में आया क्या? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको एक बात बताओ, ये हो गया। अब साइन 0 का मान 0 होता, π/2 का मान कितना होता है 1 होता। तो π/2 का मान कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा π/2 का मान 1। साइन 0 का मान 0, फिर पाई के मान पे पाई का मान 0 होता है। साइन 3π/2 का मान -1 होता है, -1 इधर कहीं आएगा, तो -1 इधर आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 3π/2 कामा -1। इसी तरह आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, 3π इतना आ गया, तो 2π पे मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 से -π/2 के -π/2 का मतलब क्या है, -π/2 पे -1 आएगा। -1 कहाँ पे आएगा भाई, -1 यहाँ पे आएगा, तो कितना हो जाएगा -π/2 कामा -1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर पाई पे 0 हो जाएगा, 0 से आगे बढ़ेंगे 3π/2, 3π/2 पे मान कितना हो जाएगा प्लस आएगा 3π/2, -3π/2 है, -3π/2 मान इसका 1 आ रहा है, फिर -2π पे इसका मान 0 आ जाएगा। तो इसके ग्राफ को मैं खींचता हूँ, जरा गौर कर से देखो कि ग्राफ कैसे गया भाई। ये ग्राफ देखो साफ साफ क्या ये जा रहा है कि अगर साइन 0 का मान 0 होता है, साइन π/2 मान 1 होता है, तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये ग्राफ ऐसे ही क्यों गया, कभी अगला जब लेक्चर कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे तो वहां पर ग्राफ बताएंगे कि ऐसे क्यों गया। ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, ये प्रश्न दिमाग में बनाए रखिएगा। तो ग्राफ तो ऐसे भी जा सकता था, ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, है ना जी, ग्राफ ऐसे भी जा सकता था। लेकिन हमारा ग्राफ यही वाला ऐसे क्यों गया, इसके लिए हमको इस वीडियो क्या एक वीडियो और इंतजार करना पड़ेगा, उसमें हम ये बताते हैं कि ग्राफ ऐसा ही क्यों गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई अपना, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, π/2 पे कामा 1 हो जाएगा। फिर ये ग्राफ यहाँ 0π पे 0, फिर 3π/2 में कितना कह रहा है -1, तो 3π/2 पे कितना हो जाएगा -1। ये नहीं टच किया तो टच करवा के ले जाएंगे भाई, एंड 2π पे 0, ठीक है। इसी तरह इधर बढ़ रहे हैं, देखो -π/2 पे इसका 1 हो रहा था, ये ग्राफ ऐसे आएगा, पाई पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इधर देखो ये, फिर ये वैल्यू, ये थोड़ा भड़कीला हो गया ना, इसको थोड़ा सही करो। फिर ये ग्राफ इसके आगे बन जाएगा, इसके आगे का ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे आ जाएगा, तो नहीं आता। यही अपना ग्राफ है y = sin x का ग्राफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में देखो अपना ग्राफ, जो देखो 0 से π/2 या -π/2 से π/2 के बीच में देखो, ये हमने कुछ लाइन्स ड्रा कर रहे हैं। इस लाइन को जरा गौर से देखिएगा, कोई ऐसा कलर जो इसमें ना यूज हुआ, ये नहीं यूज हुआ है। एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, देखो ये -π/2 और ये ड्रा कर रहा हूँ इधर π/2,
इस इसके बीच में जरा गौर से देखो, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो -π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा, ये रहा, ऐसे गया है, नहीं ऐसे तो गया है, लेकिन ये अपना ऊपर से भाग रहा है। ये इसके बीच में देखो क्या अपना ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ से कहाँ, -1 से 1 जा रहा है, -1 से 1 पहुंचा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम -π/2 से π/2 देख रहे हैं, -π/2 से π/2 इंटरवल में देख रहे हैं, तो इस इंटरवल के अंतर्गत अपना एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं, इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बताओ जी। अब कहोगे कि इस तरफ हम भी दे सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इससे माइनस देखो, π/2 से 3π/2 के बीच में आओ, π/2 से 3π/2 के बीच में देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, नहीं 1 से सीधे -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, अब π/2 से 3π/2 के बीच में हमने देखा, तो इसके बीच में हमने जैसे ही देखा तो हमको पता चला कि अपना फंक्शन f(x) जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठाए रखना। जैसे तुमसे sin x फंक्शन दे देगा, 4 इंटरवल दे देगा, पूछेगा किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो बताने में कोई दिक्कत आएगा। पहला इंटरवल तो यही कि -π/2 से π/2 के बीच में अपना फंक्शन f(x) जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरा क्या है, इसमें जानने वाली बात क्या है, इसका पीरियड क्या होता है, पीरियड इसका क्या होता है 2π होता है। ये 2π इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे यहाँ 0 पे जैसे बनाया वैल्यू, यही देखो ऐसे ही ग्राफ सेम 2π के बाद देखो ये बनने लगा कि नहीं बनने लगा, देखो यहाँ देखो ये बनने लगा कि नहीं बनने लगा। इसका मतलब क्या है कि 2π के बाद अपना वैल्यू रिपीट करने लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? तो ये रहा अपना साइन फंक्शन। चलो इसके आगे कोसाइन वगैरह को अगले लेक्चर में करता हूँ कंप्लीट। अभी ये वीडियो बड़ा बनता जाएगा तो कोई मतलब नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में लगभग सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे कि ऐसे न्यूमेरिकल्स देख ही रहे होगे ना। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स के डेमो बता देता हूँ। जैसे क्या, ऐसे कई क्वेश्चन सारे देखे रहोगे कि ऐसे कहीं लिखा रहता था कि sin x ग्रेटर देन -1/2, इसके सॉल्यूशंस बताओ कितने होते थे। या ऐसे कभी ऐसे क्वेश्चन एक देखे होंगे sin x बराबर π/10, a बराबर π/10 है, इसके सॉल्यूशंस बताओ कितने होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारा हमने सोच रखा है कि कराने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे उसके न्यूमेरिकल्स पे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए उसको पढ़ाना जरूरी है। उसके पहले बेसिस ग्राफ बताना जरूरी था, इसलिए हमने सारे बेसिस ग्राफ बताना चालू कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने आस पड़ोस का माहौल बनाए रखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।